कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया, फैमिली में भी सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छे से हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छे से है। मेरा नाम सीए नमित अरोरा है और मैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के 2 पेपर लेता हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएमएसएम। हम लोगों का यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम के अंदर पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और आज हम और आप ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम अपनी पूरी पढ़ाई की जो जर्नी है वो किस तरीके से करेंगे और ये पेपर बेसिकली किस तरीके से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि आखिर सीए इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या क्या चीजें कवर करता है। तो आईसीएआई ने हमारे सिलेबस को दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक फर्स्ट ग्रुप एक सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों में तीन तीन पेपर हैं। पेपर नंबर 1 2 3 ग्रुप 1 के अंदर रहेंगे, पेपर नंबर 4 5 6 सेकंड में रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप में एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन आपका रहता है, तीनों पेपर 100 नंबर के हैं। सेकंड ग्रुप के अंदर आपके पास तीन पेपर रहेंगे, पेपर नंबर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिफ्थ ऑडिटिंग एंड एथिक्स और सिक्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमारा जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर है ये न्यूमेरिकल है, 100 मार्क्स है इसमें। ऑडिट एंड एथिक्स थ्योरी है। एफएम 50 मार्क्स न्यूमेरिकल है और एसएम बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है 50 मार्क्स की। हमारे पास अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो हर पेपर के अंदर आपको इंडिविजुअली 40 मार्क्स लाने मैंडेटरी होते हैं। तो हर पेपर में कम से कम 40 नंबर होने चाहिए और ग्रुप का टोटल 150 होना चाहिए। यानी इनमें से किसी भी पेपर में आप नंबर बढ़ाकर इसको 150 कर सकते हैं। अगर किसी भी पेपर में आपके 60 मार्क्स आ जाते हैं तो वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो आपको देना नहीं पड़ता। ऐसे ही सेकंड ग्रुप के अंदर 40 40 40 और टोटल इसमें भी 150 चाहिए। यानी इन पेपर्स में थोड़े थोड़े नंबर आपको बढ़ाने पड़ते हैं। पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स, 60 मार्क्स पे एग्जेम्पशन और एक ग्रुप निकालने के लिए 150। लेकिन अगर आपने बोथ ग्रुप एक साथ दिए हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं तो आपके लिए 150 150 इंडिविजुअली लाने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों ग्रुप के मिलाकर आप अगर 300 लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। यानी हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप में 120 हो और सेकंड में 180 आ जाए, 300 पूरे हो गए और इंडिविजुअली 40 मार्क्स हैं हर पेपर में, तो आप इसमें पास हो जाते हैं। तो ये हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया और एग्जामिशन का क्राइटेरिया रहेगा। हम लोग जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का पेपर है, 70 न्यूमेरिकल, 30 केस बेस्ड सिनेरियो बेस्ड आपके एमसीक्यू रहेंगे। उसमें मार्क्स और अच्छे बन जाते हैं आपके। हमारे पास जो स्टडी पैटर्न रहेगा अपने रेगुलर बैच का वो किस तरीके से रहेगा, क्या बुक्स रहेंगी, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, वो आराम से डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए, हमारे पास जो बुक्स रहेगी, कॉस्ट प्रैक्टिकल बुक। कॉस्ट प्रैक्टिकल बुक के अंदर हमारे पास सारे चैप्टर्स रहेंगे। मैंने 15 चैप्टर्स में इस पूरे कोर्स को बांटा हुआ है। इस बुक के अंदर एक रहेगा आपका बी क्यू। बी क्यू का मतलब है बुक क्वेश्चन। बुक क्वेश्चन क्या कवर करते हैं? कवर्स ऑल आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन। जो भी स्टडी मटेरियल के अंदर आपका आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसके सारे क्वेश्चन है इसमें। आरटीपी यानी रिवीजन टेस्ट पेपर, वो भी पूरे हैं। एमटीपी यानी मॉक टेस्ट पेपर, वो भी पूरे हैं। इसके बाद में दूसरा सेक्शन है पीवाई क्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चन। जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमारे पास अप टू डेट हैं, सारे कवर्ड हैं। तो प्रैक्टिकल बुक में एक सेक्शन रहेगा बीक्यू, जिसमें आईसीआई स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर यानी आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर यानी एमटीपी, इनके क्वेश्चन कवर करेंगे हम। और फिर पीवाईक्यू जो एग्जाम में पूछा गया है वो, उसके अलावा कुछ अदर क्वेश्चंस भी हम रखेंगे जिससे आपकी बेसिक बिल्डिंग कर सकें। फिर हमारे पास बुक के लास्ट में रहेगा सजेस्टेड रिवीजन। सजेस्टेड रिवीजन बेसिकली क्या चीज है? जब पूरा का पूरा हमारा कोर्स हो जाता है तो कोर्स खत्म होने के बाद में हम लोग पूरा का पूरा कोर्स थोड़ी दोबारा से रिवाइज करेंगे। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हल्के हल्के सिखाए गए थे जिससे हम बड़े क्वेश्चन कर पाए, तो लास्ट में रिवीजन करने के लिए बड़े क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से सजेस्टेड रिवीजन भी दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको लास्ट में रिवाइज करने चाहिए एग्जाम से पहले। क्योंकि एग्जाम से पहले बच्चा बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर में कौन से क्वेश्चन रिवाइज करूं और कौन से क्वेश्चन रिवाइज ना करूं। तो एक हमारे पास ये बुक रहेगी। अभी मैं आपको सारी बुक्स दिखाऊंगा कैसे रहेंगे हमारे पास। इसके बाद में अदर बुक रहेगी। अदर बुक्स में हमारे पास थ्योरी बुक, जिसमें हम थ्योरी कवर करेंगे पूरी।
और एमसीक्यू बुक जिसमें हम एमसीक्यू देखेंगे। इसके अलावा आपके पास एक रहेगी क्विक रिवीजन बुक। क्विक रिवीजन बुक में सारे के सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट बहुत शॉर्ट उसमें कवर करवाया जाएगा। 50 पेजेज के अंदर पूरी पूरी कोस्टिंग का रिवीजन हो जाएगा। इसे बच्चे चार्ट बुक, कंसेप्ट बुक, कई सारे नामों से बोलते हैं। एक आपके पास रहेगी टेक्स्ट बुक जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर के टेस्ट प्लस 100 मार्क्स के एक पूरे सिलेबस को कवर करने वाले बड़े टेस्ट भी रहेंगे। तो पहले एक बार मैं आपको बुक्स दिखाता हूं कि बुक्स कैसे हैं और हम क्लास में किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले हम चलते हैं इंडेक्स पर। तो इंडेक्स के अंदर हमने अपने चैप्टर्स को 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन जो अभी हमारा चल रहा है, इसके बाद में उसको 0 नंबर दिया है मैंने, मैं उसको चैप्टर नहीं मानता। इसके बाद में चैप्टर जो शुरू होंगे वो मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स, इस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे हमारे पास 15 चैप्टर रहेंगे। वन बाय वन चलेंगे, इनको आराम से करेंगे। इनकी वेटेज यहाँ पर भी लिखी हुई है, साथ में क्लास में भी आपको बताई जाएगी। तो पूरा सिलेबस 15 चैप्टर्स में हमने बांट दिया है। ठीक है, अब बुक कैसी नजर आएगी? तो जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 ले लिया है, अब जरा आराम से देखिए हमारे पास क्या रहेगा। हम अलग अलग कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस को अलग अलग रखेंगे। जैसे एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। तो ये कंसेप्ट चालू हुआ, इसके ऊपर अब क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन का नाम देखिए क्या है, BQ1। BQ क्या होते हैं? BQ का मतलब है ये क्वेश्चन स्टडी मैट का, आरटीपी का, एमटीपी का और आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग करने के लिए क्वेश्चन है। तो यहां पर इस तरीके से BQ रहेंगे हमारे पास। अब ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आ गया, लेवल सेटिंग। ऐसे अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हमारे चलते जाएंगे। ये हमारे BQ चल रहे हैं। ओके, इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमारे पास सेक्शन आता है PYQ। तो जैसे चैप्टर के सारे BQ खत्म हो गए, इसके बाद एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह से आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन का सेक्शन रहेगा। तो यहां पर इनका नाम रहेगा PYQ1। क्या फायदा होता है BQ PYQ सेपरेट रखने से? देखो, बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया कि भाई ये चैप्टर है, ये कंसेप्ट है, सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद जब पास्ट ईयर क्वेश्चन वो करता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करता है, तो उसे लगता है मैं एग्जाम में बैठा होता तो क्या मैं ये क्वेश्चन कर पाता। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं इट मींस मैं एग्जाम के क्वेश्चन को कर रहा हूं। तो हमने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये BQ और PYQ सब हम क्लास में करेंगे। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो होमवर्क में, बाकी सारे क्वेश्चन क्लास में चलते रहेंगे। तो यहां पर जैसे मेंशन है, ये 1998 में भी आया था, फिर 2000 में आया था, 10 मार्क्स का आया था। इस तरीके से हमारे पास PYQ का सेक्शन रहेगा। ये सारे PYQ आपके पास चलते रहेंगे। फिर हमारे BQ और PYQ जब सारे खत्म हो जाएंगे, लो जी, BQ और PYQ ये हमारे पास खत्म हो गए जी यहाँ पर। इसके बाद में चैप्टर के एंड में रहेगा सजेस्टेड रिवीजन। सजेस्टेड रिवीजन वैसे मैं चैप्टर के एंड में भी आपको बताऊंगा, हर चैप्टर के एंड में कि कैसे करना है। फिर भी एक आइडिया यहाँ पर देता हूँ कि क्या रहेगा। हम लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया, ये BQ के क्वेश्चन नंबर है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं जी। ठीक है, 39 BQ हो गए। इसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, ये नंबरिंग आ गई जी, 33 हो गए। ठीक है जी। अब इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर है पेज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल रजिस्टर। हम लोग जो अपना प्रैक्टिकल रजिस्टर बनाएंगे उसके ऊपर हम पेज नंबर मेंशन करेंगे। सर ये तो मेहनत का काम हो जाएगा। बेटा 10 मिनट की मेहनत लगेगी, लेकिन फायदा एग्जाम टाइम तक रहेगा। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर रजिस्टर पे मेंशन रखेंगे। पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे रजिस्टर पे पेज नंबर डाल देंगे। वैसे आजकल जो रजिस्टर मार्केट में आते हैं उन पे पेज नंबर पड़े हुए भी होते हैं, वो मिल जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन वाला या की पॉइंट आपको मिलता है तो वो लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर कोई एक की पॉइंट था, पॉइंट ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट वाला जो पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। तो हमने ये चीज लिख ली। तो अब हम जब रिवीजन करेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, आप लोगों ने पीछे पढ़ते हुए एक चीज महसूस की होगी लाइफ में कि हमसे जिस जगह पे गलती होती है पढ़ते हुए, हमसे उसी जगह पे एग्जाम तक भी रिवीजन में भी वही गलती होती है। जैसे मान लो हम 2+2 की जगह 2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है।
तो आप देखना वही सेम गलती हम करते रहेंगे। या मान लीजिए हम कहीं पे कैश डिस्काउंट को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमसे एग्जाम में भी वही चीज इग्नोर हो जाती है। तो जो हमारा एरर एरिया होता है बच्चों, वो रिपीटेड होता है। हमें उस एरर एरिया को ठीक करना होता है रिवीजन के दौरान। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन और की पॉइंट वाला सेक्शन है, हम इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई भी ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है वो लिख लेंगे। अब ये मान लीजिए हमारे प्रैक्टिकल रजिस्टर पे पेज नंबर 5 पर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, वो पेज नंबर 15 पर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो पेज नंबर 20 पर है। ठीक है। अब ये मैंने अभी पेज नंबर लिखे हैं, आगे का बताता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन। फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन का मतलब है, जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होते के साथ आपको वो पूरा चैप्टर पहले रिवाइज करना है, उसके बाद में आपको अगले चैप्टर पे स्विच होना है। तो आप पहले पूरा रिवीजन करेंगे, तो उसमें सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने सब पे वाई वाई लगाया हुआ है, ए टू जेड, कि भाई वाई का मतलब यस ये करना है। सेकंड डिवीजन होगा जब आपकी पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो गया, सारे चैप्टर हो गए, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन ये रहता है कि एक रिवीजन कब होना चाहिए, चैप्टर खत्म होने के बाद। दूसरा रिवीजन कब होना चाहिए, 3 चैप्टर के बाद। जैसे टोटल 15 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर के बाद रिवीजन करते चले जाओ। कितनी देर लगेगी चैप्टर खत्म होने पर रिवीजन करने में, मुश्किल से आधा घंटा। भाई अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है, आधे घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें कोई क्वेश्चन लिख के नहीं करने, सिर्फ देखना है कि क्या क्या पढ़ा था। फिर जब हम सेकंड रिवीजन करते हैं, वो कब करना है, जब हमारे 3 चैप्टर पूरे हो जाए। तो हर 3 चैप्टर के बाद आप रिवीजन कर डालिए। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा कोर्स हैंड टू हैंड रिवाइज होता चलेगा और आपकी ग्रिप में रहेगा। ठीक है। ये 2 रिवीजन तो अब हो गए, इसमें हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन, जितने भी रिवीजन आप करते हैं मैक्सिमम 50 हो पाते हैं। तो उसमें कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, मैंने ये मेंशन करा हुआ है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा बेकार है करना, नहीं करना जी। ये वाला क्वेश्चन हमें रिवाइज करना है। ठीक है। इसके बाद में ऐसे रिवीजन आप करते रहेंगे। फिर आपका रहेगा एग्जाम टाइम पे क्या रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं कर सकते। तो एग्जाम टाइम पे कौन से क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, वो मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप रिवाइज कर लेंगे, तो एग्जाम में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमने हर चैप्टर को इसी तरीके से डिजाइन किया है। टोटल 15 चैप्टर है। कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी क्यू करेंगे हम क्लास में, फिर पी वाई क्यू करेंगे, और फिर सजेस्टेड रिवीजन हमारे पास आ गया। ये हमारी बुक हुई, पूरी बुक ऐसा बनी हुई है। ठीक है जी। तो सर बुक तो हमें समझ में आ गई। अब क्लास में हम लोग पढ़ाई कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल देखिए, क्लास में हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, मैं एक क्लास के नोट्स आपको दिखा देता हूँ। मटेरियल चैप्टर के ही हैं। हम क्या करेंगे, हम 2 रजिस्टर बनाने वाले हैं। एक हमारे पास रहेगा कंसेप्ट का रजिस्टर और एक प्रैक्टिकल। तो ये हमारे पास कंसेप्ट रजिस्टर है। ये 2 रजिस्टर आप कल से, जैसे आपका मटेरियल चैप्टर स्टार्ट आप करेंगे, तो आप 2 रजिस्टर कैरी करेंगे क्लास के टाइम पर। एक कंसेप्ट का रजिस्टर और एक प्रैक्टिकल। कंसेप्ट के रजिस्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट है, उसका क्या मतलब है, हम इस चैप्टर में क्या क्या कवरेज करने वाले हैं। तो आपको भी मैंने दिखाया था, बीक्यू में एक कंसेप्ट था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सबसे पहला। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कंसेप्ट है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या फॉर्मूले हैं, साथ में हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी कंसेप्ट के रजिस्टर में करेंगे। तो हम आराम से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे, हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे। आईसीआई ने क्या बोला है, वो कंसेप्ट के रजिस्टर में हर जगह पे मैं मेंशन करवाता रहूंगा कि किसी भी चीज के लिए आईसीआई क्या कहता है। जैसे आईसीआई का स्टडी मटेरियल बोलता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैन नॉट बी इन डेसिमल, नंबर ऑफ ऑर्डर मस्ट बी राउंडेड ऑफ पॉजिटिवली। तो ये चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ही कंसेप्ट का रजिस्टर रहेगा। इसमें वन बाई वन हमारे सारे कंसेप्ट आते चले जाएंगे। तो कंसेप्ट के रजिस्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कंसेप्ट के रजिस्टर में हम सारे कंसेप्ट लिखेंगे, और ए टू जेड कंसेप्ट के साथ में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे, उनसे रिलेटेड जो पॉइंट हैं वो सब कुछ लिखेंगे। कि सर ये तो आपने कंसेप्ट में लिखवा दिया, ये रजिस्टर सेपरेटली ही बनाना है आपको। ये एक साथ, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही रजिस्टर में सर हम एक साथ कंसेप्ट लिख लेंगे फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे। ना बच्चों, ये अलग बनाना है। ये 200 पेज का रजिस्टर आपका कंसेप्ट का अलग रहेगा, न्यूमेरिकल का रजिस्टर आपका अलग रहेगा। आप लोग रजिस्टर कैसे लेके आएंगे, एक 200 पेज का ले लेना कंसेप्ट के लिए, और 200 पेज के 3 रजिस्टर ले लेना प्रैक्टिकल के लिए। इस तरीके से आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तो ये तो हो गया जी कंसेप्ट का रजिस्टर। इसके बाद में हमारा दूसरा रहेगा प्रैक्टिकल का रजिस्टर। अब प्रैक्टिकल वाले रजिस्टर में क्या करने वाले हैं, अभी हमने बुक में बी क्यू देखा था, तो बी क्यू वन देखिए, ये क्लास में सोल्व होंगे सारे। तो हम साथ में लिख लिख कर बी क्यू टू, बी क्यू फोर, इसका मतलब बी क्यू थ्री मैंने होमवर्क में दे दिया होगा, बी क्यू सिक्स इसका मतलब 5 होमवर्क में दे दिया होगा। इस तरीके से BQ7 ये यहां पर चलते रहेंगे।
और जब आप थोड़े आगे चले जाओगे तो आपको अब देखने के लिए मिलेंगे इसमें पीवाईक्यू भी। तो बीक्यू चलते, अब ये देखिए पीवाईक्यू भी आ गए यहाँ पर, तो पीवाईक्यू भी क्लास में चलते रहेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास आपको दो रजिस्टर मेंटेन करने, एक कंसेप्ट और एक न्यूमेरिकल। तो कंसेप्ट के रजिस्टर में कंसेप्ट चलता रहेगा, न्यूमेरिकल वाले में न्यूमेरिकल चलता रहेगा। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दो फाइल्स रखूंगा, मैं आपको बताता भी रहूंगा कि बच्चों को कंसेप्ट के रजिस्टर में लिखना है और अब न्यूमेरिकल वाले में। आराम से एक एक चीज विद एग्जाम्पल समझ के हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इंडेक्स देख लिया, एक चैप्टर देख लिया किस तरीके से रहेगा, ऐसे ही हमारी पढ़ाई रहेगी। कल से आपको दो रजिस्टर कैरी करने हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब हर चैप्टर के बाद क्या करना है, तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हमारे पास है क्विक रिवीजन बुक। क्विक रिवीजन बुक के अंदर ये हमारे पास हर चैप्टर का क्विक रिवीजन है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, तो जैसे मटेरियल चैप्टर खत्म हुआ, हम क्लास के एंड में, जो लास्ट क्लास होगी उसके एंड में जितना भी हमने पढ़ाई की थी उस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर देंगे और ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। आप देखिए पेज नंबर कहां से चालू हुआ, 3 से। एक पेज, दो पेज, 3 पेज और 3 पेज पर पूरा मटेरियल का रिवीजन हमारा आ गया। तो इससे हमारा फास्ट रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे। कंसेप्ट का रजिस्टर और क्विक रिवीजन बुक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो एक क्विक रिवीजन बुक 50 पेज की है, 50 पेज के अंदर हमारा पूरा रिवीजन हो जाता है। हर चैप्टर के एंड में हर चैप्टर का रिवीजन आपका होता रहेगा, ठीक है। क्विक रिवीजन बुक के बाद में अब हमें क्या करना है, एक हमारे पास रहेगी टेक्स्ट बुक। तो जैसे आपका पहला चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमने टेक्स्ट बुक के अंदर 15 चैप्टर है ना, हर चैप्टर का टेस्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहला टेस्ट मटेरियल का, जैसे ही मटेरियल चैप्टर पूरा हुआ आपने पूरा रिवीजन किया, उसके बाद में आपको टेस्ट देना है, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट देना है, तीसरा खत्म हुआ उसका देना है। ऐसे ही 15 के 15 चैप्टर के बाद आपको टेस्ट देने हैं। फिर जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो 100 मार्क्स के भी फुल टेस्ट आपके पास रहेंगे। इसके अलावा जो एग्जाम पेपर हमारे पास लेटेस्ट आते हैं उसे भी हम एक आध पेपर को डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, कि 100 नंबर का पेपर किस तरीके से आएगा। ये टेस्ट हमारे पास ऐसे रहेगा, जैसे मटेरियल चैप्टर आ गया, इसके टेस्ट आ गया ये। इस टेस्ट के साथ में इसकी की रहेगी, की से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा टेस्ट ठीक है या नहीं है। अगर आपका टेस्ट बिल्कुल बढ़िया रहा, आपने ठीक किया है, तो इसका मतलब वो चैप्टर आपका प्रॉपर वे में हो गया है, अगले चैप्टर पे मूव कर जाएगा ये। अदरवाइज आपको उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए। तो हर चैप्टर का हमें कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि क्या हमारा रिवीजन प्रॉपर हो गया या नहीं, वो चैप्टर हमें अच्छे से आ गया या नहीं आ गया। तो हमारे पास चलते हैं वापस। एक तो हो गई हमारे पास प्रैक्टिकल बुक्स, जिसमें बीक्यू और पीवाईक्यू हमने देखे और सजेस्टेड रिवीजन लास्ट में है। और दूसरा हमारे पास में क्विक रिवीजन बुक हमने देखी, टेक्स्ट बुक देखी, थ्योरी और एमसीक्यू बुक हम अलग से देखेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आखिर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, ये चीज हमें यहां पर देखनी है। देखिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो टर्म आती हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट तो बच्चों आप लोग जानते हो कि कॉस्ट क्या होती है। अब जैसे कॉस्टिंग की क्लास आपकी चल रही है, सीए का आपका इंटरमीडिएट का कोर्स चल रहा है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि आपकी सीए इंटरमीडिएट की कितनी कॉस्ट आ रही है। आराम से सोचिए, सीए इंटरमीडिएट में जैसे आपने मुझे फीस दी मेरे सब्जेक्ट की, बाकी टीचर्स को भी फीस दी होगी, तो वो सारी फीस जोड़ लीजिए, वो खर्चा है। प्लस आपने कोई लैपटॉप खरीदा है या मोबाइल लिया है, तो जितनी देर आप उस पर क्लासेस देखते हो उसका डेप्रीशिएशन लग रहा है, वो खर्चा है। जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो खर्चा है। प्लस उस रूम का जो रेंट बनना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है, वरना वो रूम हम किराए पे भी तो दे सकते हैं, तो उस रूम की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी हमारा खर्चा बन जाएगा। कॉस्टिंग के अंदर ये फर्क है, अकाउंट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर नहीं होती, कॉस्टिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसीडर होती है। इसको हम बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट यानी जो कॉस्ट एक्चुअल में तो नहीं है लेकिन हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा आप जिस फर्नीचर को यूज कर रहे हो उसका डेप्रीशिएशन, वो भी खर्चे का पार्ट बन जाएगा, वो भी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन फीस दोगे, वो भी खर्चे का पार्ट बनेगा। जिस पेन से आप लिखोगे वो पेन भी खर्चे का हिस्सा बनेगा। जिन रजिस्टर पे, मैंने भी कहा ना कंसेप्ट का रजिस्टर लेना है, न्यूमेरिकल का रजिस्टर लेना है, वो रजिस्टर भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे।
आप अगर हमारी क्लासेज लेने के लिए किसी सेंटर पे गए हैं तो जाने आने का जो कन्वेंस है वो भी खर्चा लग जाएगा। यानी ऊपर से नीचे तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं उन्हें हमें जोड़ना है, ये कॉस्टिंग के अंदर आएगा। तो ये बहुत सिंपल है, ये आप सबको निकालना आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसान है। दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें पहला शब्द आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन मेकिंग करना। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा, पहले हम कॉस्ट निकालेंगे किसी भी चीज की, फिर हम मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई ये खर्चा निकल कर आया है, इस चीज की वैल्यू इतनी आ रही है, और मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेगा। लाइक मैंने कंपनी को, हमारी एक कंपनी है जो कैलकुलेटर बनाती है, ठीक है, मैंने कंपनी को बताया कि भाई मेरे कैलकुलेटर के बनाने की कॉस्ट इतनी आई है। अब मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली गई। अब मैनेजमेंट इसका प्राइस क्या तय करना है, इसकी कितनी क्वांटिटी बना लेनी चाहिए, ये सब डिसीजन मेकिंग करेगा। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना या किसी सर्विस की कॉस्ट निकालना। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये एक सर्विस है, अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं तो ये एक प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट निकालना या सर्विस कितने में हम डिलीवर कर पा रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालना, ये कॉस्टिंग का काम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है प्राइस क्या तय होगा, बनाएं या ना बनाएं, किस कंट्री में प्रोडक्ट को बेचें, किस कंट्री में प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करें, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट ये सारे डिसीजन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन के थ्रू लेता है। तो ये ही हमारा पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग निकालना, उसकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देना और मैनेजमेंट का डिसीजन लेना। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर ये रहेगा। अगर हम देखें, इसमें सबसे पहला एलिमेंट है कॉस्ट। इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल का मतलब सच्ची में खर्चा हुआ है, नोशनल का मतलब एक्चुअल में हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन उस कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। तो जैसे आपने रजिस्टर खरीदे, पैसे लगे हैं, मेरी क्लास परचेज की, पैसे लगे हैं, आपने आईसीआई को फीस दी रजिस्ट्रेशन, पैसे लगे हैं, ये एक्चुअल कॉस्ट आएगी। नोशनल क्या आएगी, आप अपने ही घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, जो भी आपका स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम को अगर हम किराए पे देते तो कुछ इनकम कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नोशनल के अंदर कवर हो जाएगी। तो कॉस्ट के अंदर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आएगी एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो कोई भी खर्चा एक्चुअल या नोशनल होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी सर्विस को डिलीवर करने में, कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई खर्चा हो रहा है। तो कॉस्ट का मतलब है किसी भी एक्टिविटी पर होने वाला खर्चा, किसी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, किसी आर्टिकल को बनाने का खर्चा, किसी सर्विस को प्रोवाइड करने का खर्चा। तो कॉस्ट का सीधा मतलब है होने वाला खर्चा, एक्चुअल या फिर नोशनल, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे पास क्या रहेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भेज देना, फिर मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। तो मैनेजमेंट फंक्शन का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, एक हिस्सा हो गया। इट असिस्ट यानी हेल्प करेगा मैनेजमेंट बाय प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेन मैनेजमेंट फंक्शन का, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी डिसीजन मेकिंग करता है उसका एक इंटीग्रल हिस्सा है, जो उसे इंफॉर्मेशन भेजकर हेल्प करता है। उस हेल्प से क्या होगा, मैनेजमेंट प्लानिंग कर पाएगा, ऑर्गेनाइज कर पाएगा, कंट्रोलिंग कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग छोटा हिस्सा है, मैनेजमेंट फंक्शन बड़ा हिस्सा है। मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर डिसीजन मेकिंग आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसे इंफॉर्मेशन पहुंचाती है जिससे वो डिसीजन ले पाए, ठीक है। इसके बाद में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट, बड़ा सिंपल है, दोनों शब्द जुड़ गए हैं। अब हम मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन भेजेंगे किस चीज की, कॉस्ट की, कि भाई इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी आ रही है। उससे मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट को लगता है अगर कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट को मॉनिटर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और मैनेजमेंट प्राइस डिसाइड कर सकता है, ये सारे काम मैनेजमेंट करेगा। कॉस्ट मैनेजमेंट, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंचाना। कंसेप्ट, मेथड ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन। आप डेटा कलेक्ट करिए, एनालाइज करिए, प्रेजेंट करिए डेटा यानी इंफॉर्मेशन को, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन
किसको चाहिए इन्फॉर्मेशन? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। नीडेड टू प्लान, मॉनिटर, कंट्रोल कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, किसी प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई, किसी सर्विस की कितनी कॉस्ट आई, ये इंफॉर्मेशन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पहुंचाएंगे। उसके बाद में टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग करेगा कि कॉस्ट को कम करना है, ज़्यादा करना है, कोई कॉस्ट कटिंग करनी है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो जो भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं उनकी कॉस्ट कटिंग कर दीजिए। आपने सुना भी होगा कि जब रिसेशन वगैरह आती है तो अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। तो ये कॉस्ट कटिंग कैसे आती है? जब कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई होता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट महंगा बन रहा है हमारा, या हमारी सर्विस महंगी हो रही है। कंपनी का जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉस्ट कटिंग कर देता है। ठीक है, ये अभी हम आज लाइट उसमें पढ़ रहे हैं। अभी सारी आगे क्लासेज हमें यही सब सीखना है। तो एक लाइट वे में आइडिया ले रहे हैं कि आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और ये हमारा पेपर क्या है। ठीक है, अब हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आखिर हम किसी चीज की कॉस्ट निकालते क्यों हैं? बड़ा सिंपल। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। भाई मेरे को कैलकुलेटर बाजार में बेचना है तो पहले इसकी कॉस्ट तो पता होनी चाहिए। लो जी, पता चल गया 100 रुपए है जी इसकी कॉस्ट। तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 100 रुपए आ रही है। ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब हमारी कॉस्ट 100 रुपए आई है तो अब हम इसका प्राइस क्या रखें वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। मान लो मैनेजमेंट कहता है 20% प्रॉफिट रख लो कॉस्ट पर, तो हम इसका सेल प्राइस 120 कर देंगे और हमारा प्रॉफिट 20 रुपीज निकल कर आ जाएगा। ओके। इसके बाद में हमारे को अगर लगता है कि कॉस्ट ज्यादा है या कॉस्ट हमारी बढ़ सकती है तो उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का काम होता है कि कॉस्ट एक लेवल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जितनी कॉस्ट हमारी एक स्टैंडर्ड वे में होनी चाहिए, हमारी कॉस्ट उतनी ही रहे, इसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन, अगर हमारी कॉस्ट एक लेवल से ऊपर चली जाती है तो हमें उसे रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप लोग घर में एक फंक्शन करने वाले हैं, तो उस फंक्शन में आपने सोचा कि हमारी जो खर्चा आना चाहिए वो 10 लाख रुपए आना चाहिए। अब आप पूरी कोशिश करोगे कि वो खर्चा 10 लाख के अंदर ही रहे। तो ये हुआ कॉस्ट कंट्रोल, कि खर्चा 10 लाख तक रहे। अब आपको लगता है कि नहीं भाई 10 लाख रुपए ज्यादा हो रहे हैं, खर्चे को नीचे लेकर आओ। तो आपने फंक्शन में से 2-3 खाने पीने के आइटम्स को हटा दिया और 2-3 कोई एक्टिविटीज होनी थी वहां पर वो हटा दी। तो इसको कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन, कि जो हमारा प्लान है उससे कम पर लेके आओ। तो कॉस्ट को 8 लाख रुपए पे लेके आओ। तो अगर 8 लाख पे आना है, 2-3 चीजों को हटा दो फंक्शन में से, एक्टिविटीज को, खाने के आइटम्स को, खर्चा आपका कम हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास आता है असिस्टिंग इन मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यही हमारा मेन काम है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं, सबसे पहले कॉस्ट निकालो। हम अगले कुछ चैप्टर्स में यही सीखेंगे आखिर कॉस्ट कैसे निकाली जाए। फिर उसका प्राइस डिसाइड करना कि भाई सेल प्राइस कैसे रखा जाए। सेल प्राइस निकालना बहुत आसान होता है। आपको सीधे बताया जाएगा भाई 20%, 30% कितना प्रॉफिट जोड़ना है। जहां आपको कॉस्ट निकालनी आ गई वहां आपको सेल प्राइस निकालना आ गया, क्योंकि कॉस्ट में 10-20% जो भी मैनेजमेंट बोले प्रॉफिट जोड़ना है वो जोड़ दो। इसके बाद में हमारी कॉस्ट एक स्टैंडर्ड लेवल पे रहनी चाहिए, ये कॉस्ट कंट्रोल है। और अगर हमें लगता है कि कॉस्ट ज्यादा है तो उसको गिराना पड़ेगा। तो हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट वो हम सीखेंगे कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। और सबसे लास्ट काम जो मेन है, मैनेजमेंट को हेल्प करना जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अब यहां से हमारी कुछ चीजें ऐसी चालू होंगी जो हम अब रिसेंट चैप्टर्स में देखने वाले हैं। दैट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास रहेंगे। तो कॉस्टिंग को क्या किया गया है, कॉस्ट के एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। सबसे पहला हिस्सा है मटेरियल। तो जैसे अगर हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, तो इस कैलकुलेटर के अंदर जो प्लास्टिक लगा हुआ है, इस कैलकुलेटर के अंदर ये स्क्रीन लगी हुई है, ये ऊपर होता है। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ये क्या चीज लगी रहती है इसमें। तो ये सोलर पैनल है छोटा सा। अगर ये धूप में रखा रहेगा तो ये बिना बैटरी के भी चल सकता है, ये सोलर पैनल होता है। सस्ते कैलकुलेटर्स में नकली होता है बस, वो शीशा सा लगा होता है। और जो महंगे कैलकुलेटर होते हैं उनमें असली होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सस्ते वाले कैलकुलेटर को महंगे में खरीद लें। इसका मतलब है कि अच्छी क्वालिटी के कैलकुलेटर्स में ओरिजिनल पैनल होता है। ओके। तो हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है सब कुछ, ये बटन है, इंक लगी हुई है। इस कैलकुलेटर को अगर हम खोलेंगे, बच्चे हमेशा मेरे से ऐसी जगह पे कहते हैं कि सर खोल के दिखाइए कि भाई पूरा अंदर क्या है। तो बेटा खोलना नहीं है, हमें पता है इसके अंदर चिप्स होती हैं कुछ लगी हुई, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। ये सब कुछ मटेरियल है।
तो आपके पास जो पहुंचता है वो मटेरियल पहुंचता है। तो हमारे पास एक एलिमेंट है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब है ऑल कॉमोडिटीज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कॉमोडिटीज यूज हुई हैं वो मटेरियल के अंदर आ जाएगा। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर ये कैलकुलेटर बन रहा है, तो कैलकुलेटर बनाने की प्लास्टिक खरीदी गई, तो क्या हुआ? मटेरियल हो गया। ओके। इसके बटन्स खरीदे गए, मटेरियल हो गया। इसके ग्लासेज खरीदे गए, सोलर पैनल खरीदे गए, मटेरियल हो गया। इसकी बैटरी खरीदी गई, मटेरियल हो गया। इसके अंदर की चिप्स खरीदी गई, मटेरियल हो गया। फैक्ट्री में लाइट ना जाए उसके लिए जनरेटर है, और जनरेटर के लिए डीजल आपको चाहिए। तो बताइए डीजल क्या हुआ, क्या कॉमोडिटी है या नहीं? आंसर इज है, डीजल भी कॉमोडिटी है। मटेरियल की कोई भी शेप हो और किसी भी फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, या फिर वो आपके सॉलिड फॉर्म में हो, मटेरियल का ही पार्ट बनेगा। तो डीजल खरीदा गया है, वो भी मटेरियल है। फैक्ट्री की सफाई के लिए हमने कुछ केमिकल्स खरीदे हैं, वो भी मटेरियल है। फैक्ट्री के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, जिससे आग वगैरह लग जाए तो उनके अंदर गैस होती है, और कुछ फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर पाउडर होता है, दो तरीके के आते हैं। वो उनके अंदर जो गैस भरी हुई है वो भी मटेरियल है। तो फैक्ट्री के अंदर जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, जो भी कॉमोडिटी है, वो सारा का सारा मटेरियल है। लेकिन आपको एक छोटी सी बात समझ में आ रही होगी कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, उनके अंदर की गैस हो गई, या फिर जनरेटर में जो डीजल डलना है वो डीजल हो गया, या फिर फैक्ट्री की सफाई के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए, वो केमिकल्स हो गए। ये कुछ अलग लग रहे हैं। क्या ये कैलकुलेटर से रिलेटेड खर्चे लग रहे हैं आपको? फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर गैस, वो तो आग ना लगे उसके लिए है। फैक्ट्री के अंदर जो केमिकल डाले जा रहे हैं सफाई के लिए, वो तो सफाई के लिए है, उससे कैलकुलेटर नहीं बन रहा। और जो जनरेटर के अंदर डीजल डल रहा है वो लाइट ना जाए उसके लिए। कैलकुलेटर के अंदर जो चीजें हैं वो अलग हैं। जैसे कैलकुलेटर के बटन्स हो गए, कैलकुलेटर की स्क्रीन, इसके अंदर आपका ये सोलर पैनल छोटा सा लगा हुआ है, इसके अंदर चिप्स हैं, बैटरी हैं, वो इस कैलकुलेटर में नजर आ रहे हैं। तो कॉस्टिंग ने कहा कि अरे भाई थोड़ा फर्क लग रहा है इसमें। तो इस एलिमेंट को दो हिस्सों में बांटा गया, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है जो फिनिश्ड गुड से डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो बताइए कैलकुलेटर से डायरेक्ट रिलेटेड क्या है? फैक्ट्री के अंदर गिलास खरीदे गए, सोलर पैनल, बटन, बैटरी, चिप्स, ये सब क्या है? ये हमारे फिनिश गुड से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। और जो डीजल जल रहा है जनरेटर में, जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर गैस है, जो केमिकल्स डल रहे हैं फैक्ट्री सफाई सफाई के लिए, वो सब भी मटेरियल है। पर वो बच्चों डायरेक्ट नहीं है, वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हमने जो कॉस्टिंग ने क्या किया, एलिमेंट्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ओके, ये हुआ एलिमेंट नंबर वन, मटेरियल कॉस्ट। इसके दो टुकड़े हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सिंपल है, जो सीधा प्रोडक्ट से या सर्विस से रिलेटेड हो, और इनडायरेक्ट जो सर्विस या प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। इसके बाद दूसरा खर्चा है एम्प्लॉय कॉस्ट। भाई एक बात बताइए, ये जो कैलकुलेटर है ये बना बनाया थोड़ी आया था फैक्ट्री में। कुछ वर्कर्स लगे होंगे जिन्होंने इस कैलकुलेटर के ऊपर काम किया होगा, जिसने इसके पेज टाइट किए होंगे, इसकी स्क्रीन लगाई होगी, इसकी असेंबली में कई सारे लोग लगे होंगे। तो वो जो लोग लगे हुए हैं, ह्यूमन बीइंग जो लगा हुआ है, उसको कहा गया एम्प्लॉय कॉस्ट। तो कॉस्ट रिलेटेड टू ह्यूमन फोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आते हैं, जिन्हें हम देते हैं सैलरी एंड वेजेज। तो दूसरा खर्चा हो गया सैलरी एंड वेजेज का। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। कैसे? जैसे देखिए, ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये मशीनें रखी हुई हैं जिन पे कैलकुलेटर बन रहे हैं, इन पर कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉय मशीनों पर काम कर रहे हैं और यहां से कैलकुलेटर बनकर निकल रहे हैं, ये एम्प्लॉयज डायरेक्ट एम्प्लॉयज कहलाते हैं। इनको दिया जाने वाला पैसा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर घूम रहा है और उसके हाथ में एक लंबा सा कोड़ा है, जो काम नहीं कर रहा वो उसके लगाता है कोड़ा, सटैक सटैक, ध्यान से काम करो, सुपरवाइजर घूम रहा है। ऐसे कोई, ऐसा कुछ नहीं होता। पुरानी फिल्मों में देखने में मिलता था, कोड़ा लेके घूम रहे हैं सटैक सटैक। अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब तो केस हो जाएगा इस बेचारे पे। पर चलिए, ये सुपरवाइजर है, ये घूम रहा है, देख रहा है कि सब काम ठीक चल रहा है या नहीं। तो ये खुद काम नहीं कर रहा,
खुद कैलकुलेटर नहीं बना रहा, लेकिन कैलकुलेटर बनाने वाले एम्प्लॉइज को मॉनिटर कर रहा है। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है फैक्ट्री के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो जो मेन वर्कर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, वो थोड़े लीनियंट हो जाएंगे। उन पर नजर रखने के लिए सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर फैक्ट्री का मैनेजर है, वो भी खुद कोई काम नहीं करता। ऐसे ही इस फैक्ट्री के गेट पर एक एम्प्लॉय है जिसके हाथ में एक बड़ी सी गन है। बताइए, इस एम्प्लॉय के हाथ में जो बड़ी सी गन है इसको क्या बोलते हैं? वॉचमैन। कि भाई फैक्ट्री के अंदर चोरी चकारी ना हो, तो उसके लिए गार्ड या वॉचमैन हम बोल सकते हैं, वो बैठा हुआ है। तो ये भी खुद कैलकुलेटर नहीं बना रहा, ये भी कैलकुलेटर नहीं बना रहा, और ये फैक्ट्री का मैनेजर ये भी कैलकुलेटर नहीं बना रहा। तो जो लोग कैलकुलेटर नहीं बना रहे वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, और जो कैलकुलेटर बना रहे हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो हमारे पास फैक्ट्री के अंदर जितनी भी ह्यूमन फोर्स है वो सारी की सारी एम्प्लॉय कॉस्ट है। जो सीधे कैलकुलेटर बनाएंगे वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएंगे, जो कैलकुलेटर नहीं बना रहे लेकिन कैलकुलेटर बनाने में हेल्प कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएंगे। ओके, इसके बाद में फिर हमारे पास आते हैं अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस बहुत सिंपल है, जो खर्चा मटेरियल नहीं है, जो खर्चा एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, उसके अलावा का सारा खर्चा आपका अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट ना तो मटेरियल है ना ही एम्प्लॉय कॉस्ट, तो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इस कैलकुलेटर को बना रहे हैं और इस डिजाइन का किसी ने पेटेंट करवाया हुआ है, तो उस जिसने भी पेटेंट करवाया हुआ है उसे दी जाएगी रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जो खर्चा है वो कैसा हो गया? वो एक्सपेंस हो गया। हमारी फैक्ट्री में जो मशीनें रखी हुई हैं उन मशीनों का हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, ये इंश्योरेंस कैसा खर्चा हुआ? ना तो इंश्योरेंस कोई मटेरियल है ना ही एम्प्लॉय कॉस्ट है, तो ये खर्चा हो गया हमारा अदर एक्सपेंस। तो जो भी खर्चा मटेरियल और लेबर नहीं है वो खर्चा हमारा अदर एक्सपेंस में आ जाता है। तो मटेरियल के अंदर क्या आएगा? कोई भी कॉमोडिटी, जो कॉमोडिटी फिनिश्ड गुड्स या सर्विस से सीधा रिलेटेड होगा वो डायरेक्ट, जो सीधा रिलेटेड नहीं होगा इनडायरेक्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब के सब एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आएंगे। जो प्रोडक्ट को बनाएंगे या सर्विस को प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आएंगे, और जो इनकी हेल्प कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में हमारे पास जो भी मटेरियल नहीं है, जो भी लेबर नहीं है, वो सारा खर्चा, जैसे फैक्ट्री का डेप्रीशिएशन, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स, ये सारे खर्चे अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। अगर ये प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस, अदरवाइज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो हम एक लाइटली चीजों को समझ रहे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है मटेरियल कॉस्ट, चैप्टर नंबर 2 है एम्प्लॉय कॉस्ट। अदर एक्सपेंस के नाम से कोई चैप्टर नहीं है। हमारे जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इन तीनों को जोड़कर नाम दिया गया है ओवरहेड। तो हमारे जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सबको जोड़कर बोला जाता है कि इसको हम बोलेंगे ओवरहेड। इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ओवरहेड और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके जी। और ये जो हमारे डायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ के हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, मटेरियल, एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंस। तीनों के दो क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर हम सारे डायरेक्ट खर्चों को जोड़ दें तो वो प्राइम कॉस्ट हो जाती है। प्राइम कॉस्ट यानी मेजर कॉस्ट, कि भाई जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट खर्चे हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट एम्प्लॉय ने काम किया, डायरेक्ट कोई एक्सपेंस से रिलेटेड, वो हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, यानी मेजर कॉस्ट तो यही है। और जो इनडायरेक्ट हैं उन सबको हमने इकट्ठा जोड़ के नाम दे दिया ओवरहेड्स। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 चलेगा मटेरियल कॉस्ट कल से, इसकी फिर इन डेप्थ बात करेंगे, अभी तो आज एक आइडिया ले रहे हैं। फिर हमारे पास चलेगा एम्प्लॉय कॉस्ट, दूसरा चैप्टर। फिर हमारे पास तीसरा चैप्टर चलेगा ओवरहेड्स। जहां ये तीन चैप्टर पूरे हो जाएंगे आप समझिए कॉस्टिंग आपकी ग्रिप में आ जाएगी। और हमारे पास ये डायरेक्ट एक्सपेंस का न्यू सिलेबस के अंदर चैप्टर ऐड हुआ है, तो उसको मैंने बनाया है चैप्टर नंबर 7। वो एक छोटा सा चैप्टर रखा हुआ है। तो अभी हमारा मेन फोकस कल से रहेगा चैप्टर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और उसके बाद कॉस्टिंग आसान हो जाएगी। ओके, अभी हमारे पास जो पूरा कॉस्ट स्टेटमेंट आता है
कि सारी कॉस्ट जोड़ के जिसमें हम दिखाएं कि भाई कितने खर्चे हुए, तो सारी कॉस्ट जोड़ के जो हम दिखाते हैं उसका नाम कहलाता है कॉस्ट शीट। ये जो कॉस्ट शीट है ये हमारा चैप्टर नंबर 4 बनेगा। तो पहले हम समझेंगे मटेरियल एलिमेंट क्या होता है, फिर समझेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट एलिमेंट क्या होता है, फिर समझेंगे ओवरहेड एलिमेंट्स क्या होता है। इसके बाद में हम समझेंगे कि आखिर कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। तो कॉस्ट शीट ऐसे ही एक बेसिक प्रोफॉर्मा यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। जैसे हमें इस कैलकुलेटर की कॉस्ट निकालनी है, तो हम इस कैलकुलेटर की कॉस्ट में जितना भी डायरेक्ट मटेरियल लगाए, इसके बटन, इसकी स्क्रीन, वो सब जोड़ देंगे। फिर इसके ऊपर जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट लगी है वो जोड़ देंगे। फिर इसके ऊपर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस जो सीधा इसी से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए इस कैलकुलेटर के डिजाइन की रॉयल्टी देनी पड़ रही है हमें, ये डिजाइन किसी ने पेटेंट करवा रखा है, तो इसकी रॉयल्टी जाएगी, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। अभी ये आराम से सीखेंगे हम, एक आज आइडिया लेने हैं बस। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। इसके बाद में फिर हम जोड़ते हैं ओवरहेड। ओवरहेड को हमने तीन तरीके से बांटा है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या ओवरहेड है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या ओवरहेड है। प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड यानी कि प्रोडक्शन जो चल रहा है, जो फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है, उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जो ऑफिस है, जो मैनेजमेंट बैठता है, उनकी सैलरियां, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी सैलरियां, उनके खर्चे, हेड ऑफिस के जो खर्चे होते हैं। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केटिंग, और जैसे एक कंट्री के अंदर सामान को पूरे के पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाना, उसके खर्चे। तो फिर हम डायरेक्ट कॉस्ट के बाद में प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड जोड़ देते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं और प्रोडक्ट का सेल प्राइस निकल के हमारे पास आ जाता है। दैट्स इट। तो हमारे पास ये हल्का सा आज हमने आइडिया लिया है कि सिलेबस क्या था, हमारा स्टडी पैटर्न पैटर्न बुक्स वगैरह कैसे रहेंगी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक हल्का सा मतलब, ऑब्जेक्टिव क्या थे, हमारे एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे। इसके बाद में कॉस्ट शीट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग आपसे डाउट कैसे पूछेंगे, और हमें डाउट आता है तो कैसे क्लियर होगा। बहुत ही इसका सिंपल सा तरीका है। देखिए, जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, वैसे तो डाउट आएगा ही नहीं, हमारी क्लासेज में बहुत रेयरली डाउट आता है। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास डाउट आ गया, तो हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि इसमें आपको ये 4 ऑर्डर्स पर एनम कैसा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं करना, आपको लेना है अपना मोबाइल, आराम से इसकी फोटो खींची क्वेश्चन की, ये खिंच गई जी फोटो, और मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ आपको। इसके बाद में आपको सिंपली एक वॉइस नोट भेज देना है कि इसमें आपको क्या डाउट आ रहा है। तो जैसे, सर मैं प्रज्वल बोल रहा हूँ, आपका रेगुलर बैच का स्टूडेंट, न्यू कोर्स का, ये BQ1 है, और इसमें 4 ऑर्डर्स पर एनम कैसे आ रहा है सर, ये चीज़ मेरे को क्लियर नहीं हुई, आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये आपका वॉइस नोट मेरे पास आ गया, मैं सुना देता हूँ। सर मैं प्रज्वल बोल रहा हूँ, आपका रेगुलर बैच का स्टूडेंट, न्यू कोर्स का, वाह, ये BQ1 है, और इसमें 4 ऑर्डर्स पर एनम कैसे आ रहा है सर, ये चीज़ ठीक है मेरे जी, को क्लियर नहीं हुई, आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे पास आ गया। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई कर दूं, क्योंकि पूरे दिन क्लासेज में रहते हैं। मैं अब सिंपली आपको बता दूंगा कि बेटा यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में कितने होंगे। तो हमारी टोटल क्वांटिटी पूरे साल में हमें 10,000 किलोग्राम मंगवानी है। एक बार में हम 2500 किलोग्राम मंगवा रहे हैं, तो पूरे साल में 10,000 मंगवानी है, एक बार में 2500। तो साल में हमें कितनी बार मंगवानी पड़ेगी, 4 बार मंगवानी पड़ेगी। तो वहां से हमारे पास आ गया कि पूरे साल में 4 ऑर्डर्स आपको पर एनम प्लेस करने हैं। ये आपके पास रिप्लाई पहुंच गया वॉइस नोट। बेटा यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में कितने होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे डाउट्स रहेंगे। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9891314730। इस पे प्लीज सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, ये डाउट के लिए रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा पूरा एक आइडिया हमें लग गया कि किस तरीके से हम आगे पढ़ाई करने जा रहे हैं। कल से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। आज इंट्रोडक्शन में हमने सब चीज़ें समझी हल्की फुल्की कि पढ़ाई कैसे चलेगी। कल आप लोग 2 रजिस्टर कैरी करने वाले हैं, एक कंसेप्ट का रजिस्टर और एक न्यूमेरिकल का रजिस्टर। ये सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजे से हम पढ़ेंगे, और आपको बहुत आसान लगने वाला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पेपर को जितना आसान आपके लिए बना सकता हूँ उतना आसान बना दूं, और हम लोग इसको कल से बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आप लोग का जो भी फीडबैक रहेगा मुझे बताते रहिएगा बीच बीच में। किसी भी तरीके की आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे शेयर करते रहिएगा, जो डाउट वाला नंबर है उसी पे आपको भेज देना है। मैं आपको हमेशा ही रिप्लाई देता रहूंगा, और उसके अलावा हम लोग एग्जाम तक साथ में बने रहेंगे। अभी कल से जब पढ़ाई होगी तो मैं धीरे धीरे चीजें आपको बताता रहूंगा आगे की। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।